गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संगीता रागिनी कुजूर केजीवीबी गोला स्कूल से आप सभी को ऊर्जा का स्रोत पाठ 14 पढ़ाऊंगी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत क्या है तथा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। इस पाठ में हम सीखेंगे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। यह हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ चुका है कि प्राचीन काल से ही लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग होता रहा है। ठीक इसी तरह से कोयला, पेट्रोल, डीजल इन ईंधनों का भी इस्तेमाल हम बराबर करते आ रहे हैं, लेकिन इन ईंधनों में अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं होता है तथा इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं निकलता है। इसलिए इन ईंधनों की दक्षता में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा आवश्यक है। जब लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें उपस्थित जल और वाष्प जल पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तथा अवशेष के रूप में चारकोल रह जाता है। चारकोल बिना ज्वाला के जलता है। इससे अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है और इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी उच्च है। ठीक इसी प्रकार गोबर, फसलों के कटने के पश्चात बचे अपशिष्ट पदार्थ, सब्जियों के अपशिष्ट तथा मल जल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो वे बायोगैस बनाते हैं। चूँकि यह गैस को बनाने में उपयोग होने वाला आरंभिक पदार्थ मुख्यतः गोबर है, इसलिए इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है। इस गैस को एक संयंत्र में उत्पन्न किया जाता है जिसे जैव गैस संयंत्र कहा जाता है। इस संयंत्र में ईंटों से बनी गुंबद जैसी संरचना होती है। गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल, जिसे स्लरी कहते हैं, बनाया जाता है, जहां इससे संप्राचित्र या डाइजेस्टर में डाल देते हैं। संपाचित्र चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अवायवीय सूक्ष्म जीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, गोबर की स्लरी के जटिल यौगिकों को अपघटन कर देते हैं, यानी उसे तोड़ देते हैं। अपघटन की पूरी प्रक्रिया होने पर इसके फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होने लगती हैं तथा जैव गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी गैस टंकी में संचित किया जाता है और गैस टंकी से पाइपों द्वारा जैव गैस से उपयोग के लिए बाहर खींच लिया जाता है और फिर बाकी बचे हुए अपघटित उर्वरक खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। छोटे रूप में हम इस खाली पानी के टंकी को जैव गैस संयंत्र के रूप में घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैव गैस के लाभ। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। यह धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। लकड़ी, चारकोल तथा कोयले के विपरीत जैव गैस के जलने के पश्चात राख जैसा कोई अपशिष्ट शेष नहीं बचता। इसकी तापन क्षमता उच्च होती है तथा जैव गैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। जैव गैस संयंत्र से शेष बची स्लरी को समय समय पर संयंत्र से बाहर निकालते हैं। इस स्लरी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः यह एक उत्तम खाद के रूप में काम आती है। इसी प्रकार जैव अपशिष्टों व मल जल के उपयोग द्वारा
जैव गैस निर्मित करने से हमारे कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। इससे हमें ऊर्जा का सुविधाजनक दक्ष स्रोत मिलता है, उत्तम खाद मिलती है और साथ ही अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय भी मिल जाता है। चलिए आगे हम पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। पवन में निहित ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्यों को करने में किया जाता है। पवन चक्की वह युक्ति या मशीन जिसकी सहायता से पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे पवन चक्की कहते हैं। पवन चक्की की संरचना वस्तुतः किसी ऐसे विशाल विद्युत पंखे के समान होती है जिसे किसी दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाता है। इन पवन चक्कियों का उपयोग पवन चक्की की पंखुड़ियों को घूर्णन गति का उपयोग कुओं से जल खींचने में होता है, झील व नदी में नाव को चलाने में, पवन चक्कियों से गेहूं, मक्का आदि पीसने में तथा आजकल पवन चक्की का उपयोग बिजली उत्पन्न करने में भी किया जा रहा है। किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियां लगाई जाती है। इस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। ये क्षेत्र उन स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र पवन चलती है। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा से अधिक होनी चाहिए, तब पवन चक्की चलती है। तो पवन चक्की की पंखुड़ियाँ घूमती हैं और जिससे टरबाइन के ब्लेड्स घूर्णन गति करने लगते हैं, जिससे विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है। पवन चक्कियाँ पर्यावरणीय हितैषी होती हैं क्योंकि इनसे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है और पवन ऊर्जा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इससे किसी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं। पवन चक्की के उपयोग की सीमाएं। पवन ऊर्जा फार्म केवल उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जा सकते हैं जहां वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र पवन चलती है तथा टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा से अधिक होनी चाहिए, अन्यथा विद्युत का उत्पादन नहीं होगा। पवन चक्कियों के दृढ़ आधार तथा पंखुड़ियाँ वायुमंडल में खुले होने के कारण अंधड़, चक्रवात, धूप, वर्षा आदि प्राकृतिक थपेड़ों को सहन करते हैं, अतः उनके लिए उच्च स्तर के रखरखाव की आवश्यकता होती है। डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। देश की 25% से भी अधिक विद्युत की आपूर्ति पवन चक्कियों के विशाल नेटवर्क द्वारा विद्युत उत्पन्न करके की जाती है। हमारे देश में तमिलनाडु के कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थित किया गया है। यह 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। इस तरह से बच्चों, हमने इस वीडियो में जैव गैस या बायोमास तथा पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ा। आगे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इन्हें हल करें। धन्यवाद।